हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और इस सब्जेक्ट में आज एक नए टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध। क्या दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध। बहुत कम लोगों को पता है कि संविधान के किस भाग में केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध की बात की गई है और संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक दोस्तों केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध के बारे में जिक्र किया गया है। आपको पता है? नहीं पता है तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो संविधान के भाग 11 के अध्याय 2 का शीर्षक है प्रशासनिक संबंध। क्या दोस्तों, संविधान के भाग 11 के अध्याय 2 का शीर्षक है प्रशासनिक संबंध और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 शामिल है और इनमें अनुच्छेद 261 से 263 का ज्यादा संबंध केंद्र राज्य की बजाय विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों से है, जबकि शेष अनुच्छेद केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन करते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच के जो प्रशासनिक संबंध है इसका जिक्र संविधान के भाग 11 में किया गया है। 11 के अध्याय 2 का शीर्षक क्या है? प्रशासनिक संबंध और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 शामिल है और इनमें अनुच्छेद 261 से 263 का ज्यादा संबंध केंद्र राज्य की बजाय विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों से है, जबकि शेष अनुच्छेद केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन करते हैं। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मैंने आपको हाल ही में बताया कि केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान संविधान के भाग 11 के अध्याय 2 में किया गया है। ओके, सही आंसर है ऑप्शन सी। और सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध की बात करें तो सबसे पहले कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा। क्या दोस्तों, कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले राज्य और केंद्र के बीच के जो संबंध है उनकी बात करते हैं। तो केंद्र तथा राज्यों की कार्यकारी शक्तियां उनकी विधायी शक्तियों के समानांतर है। क्या? केंद्र तथा राज्यों के कार्यकारी शक्तियां उनकी विधायी शक्तियां के समानांतर है। इसका अर्थ यह है कि जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है उन पर प्रशासन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। सिंपल सी बात है कि जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है उन पर प्रशासन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और जिन विषयों पर राज्यों के विधानमंडल विधि बनाते हैं उन पर राज्य सरकारें प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी होती है। और समवर्ती सूची की बात करें तो यह हमारे लिए एक नई बात है कि समवर्ती सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य सरकारें ही प्रशासन करती है। क्या? समवर्ती सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य सरकारें ही प्रशासन करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि समवर्ती सूची पर सबसे पहले कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। लेकिन यदि राज्य सरकार के बाद दोस्तों केंद्र सरकार समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उन्हीं विषय को लेकर कानून बनाती है तो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विधि दोस्तों निरस्त हो जाती है और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया एक्ट लागू हो जाता है। तो एक बार फिर से देख लो, जिन विषयों पर राज्यों के विधानमंडल विधि बनाते हैं उन पर राज्य सरकारें प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी होती है और समवर्ती सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य सरकारें ही प्रशासन करती है। चलिए आंसर दीजिए, समवर्ती सूची के विषयों पर सामान्यतः कौन सी सरकार प्रशासन करती है? तो मैंने आपको बताया कि समवर्ती सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य सरकारें प्रशासन करती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति की बात करें, क्या राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति,
तो यदि कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती या नहीं कर पाती है तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात लागू करना केंद्र सरकार के लिए उपयुक्त होगा। एक बार फिर से देख लो कि केंद्र सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश राज्य सरकारों को दिया जाता है और राज्य सरकार यह दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती है तो केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लागू कर सकती है। एक बार देखो कि यदि कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती या नहीं कर पाती है तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात लागू करना केंद्र सरकार के लिए उपयुक्त होगा। चलिए आंसर दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात लागू किया जा सकता है? दोस्तों, हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 दोस्तों किसी राज्य में आपातकाल लागू करना, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन है क्या कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात लागू किया जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत सही आंसर है ऑप्शन डी। और दोस्तों, अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में संसद की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। साथ ही यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास इस संबंध में राज्य को निर्देश देने की शक्ति होगी। एक बार फिर से देख लो कि अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में संसद की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। साथ ही यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास इस संबंध में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति होगी। और अनुच्छेद 257(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो। साथ ही केंद्र सरकार को यह शक्ति भी दी गई है कि वह इस संबंध में राज्यों को निर्देश दे सके। क्या? अनुच्छेद 257(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो। साथ ही केंद्र सरकार को यह शक्ति भी दी गई है कि वह इस संबंध में राज्यों को निर्देश दे सके। और अनुच्छेद 257(2) के तहत केंद्र सरकार राज्यों को ऐसे संचार साधनों के निर्माण तथा रख रखाव के लिए निर्देश दे सकती है जिन्हें उस निर्देश में राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का बताया गया है। क्या? अनुच्छेद 257(2) के तहत केंद्र सरकार राज्यों को ऐसे संचार साधनों के निर्माण तथा रख रखाव के लिए निर्देश दे सकती है जिन्हें उस निर्देश में राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का बताया गया है। और दोस्तों, कृत्यों के आदान प्रदान की बात करें, क्या केंद्र और राज्य के कृत्यों के आदान प्रदान की बात करें तो अनुच्छेद 258 के तहत केंद्र तथा राज्यों को शक्ति दी गई है कि वे निश्चित सीमाओं के भीतर रहते हुए अपने कुछ कृत्य एक दूसरे को सौंप सकते हैं। क्या? अनुच्छेद 258 के तहत केंद्र तथा राज्यों को शक्ति दी गई है कि वे निश्चित सीमाओं के भीतर रहते हुए अपने कुछ कृत्य एक दूसरे को सौंप सकते हैं। और अखिल भारतीय सेवाओं में दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध है वो अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर स्टार लगा लो कि अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में दोस्तों राज्य और केंद्र के बीच के जो संबंध है वो समझने वाली बात है कि अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषता यह है कि इसके लिए चयन और प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम कर सकते हैं। क्या? यह अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषता यह है कि इनके लिए चयन और प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम कर सकते हैं। जब वे किसी राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं
तो उन पर तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, किंतु अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का ही बनता है। क्या? जब किसी आईएएस या आईपीएस दोस्तों राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं तो उन पर तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, किंतु अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का ही बना रहता है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईएएस और आईपीएस ये दो अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ से ही थी, तथा भारतीय वन सेवा के रूप में एक और अखिल भारतीय सेवा का गठन 1966 में किया गया। और अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार को राज्यों को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करती है। एक बार फिर से देख लो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा ये दो अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ से ही थी, तथा भारतीय वन सेवा के रूप में एक और अखिल भारतीय सेवा का गठन दोस्तों 1966 में किया गया। और अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार को राज्यों को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करती है। चलिए आंसर दीजिए। भारतीय वन सेवा के रूप में अखिल भारतीय सेवा का गठन कब किया गया? तो भारतीय वन सेवा के रूप में अखिल भारतीय सेवा का गठन दोस्तों 1966 में किया गया। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके, सही आंसर है ऑप्शन डी। और अन्य संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो राज्य कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। क्या दोस्तों? अब अन्य संवैधानिक प्रावधान की मैं बात कर रहा हूं तो राज्य कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यह दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ना है और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो हमें पता लगाना है। तो चलिए पहला सेंटेंस पढ़ो। राज्य कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं। बिल्कुल सही बात। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह कथन भी बिल्कुल सही। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। क्या? राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति राज्यपाल के पास है, किंतु उसे पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। दोस्तों हमारे राज्य के इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन कर सकते हैं? राज्यपाल कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति। और राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें पद से हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। क्या दोस्तों? स्टेट लेवल का जो लोक सेवा आयोग है, जिसे हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, तो उनके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। किंतु पद से हटाने की शक्ति किसके पास चली जाती है? राष्ट्रपति के पास। तो चलिए जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनको बेस बनाते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आगे बात करें तो 2 रिक्त स्थान और भी बाकी है। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है। लेकिन राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने की शक्ति सिर्फ किसके पास है? तो पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो सीधी सी बात है कि नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। आगे बात करें तो यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करता है
तो आयोग उस राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य कर सकता है। और 2 या अधिक राज्यों के राज्यपालों के संयुक्त निवेदन पर वह संयुक्त भर्ती जैसी परीक्षाएं भी आयोजित कर सकता है। क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, किसी राज्य में ऐसे महत्वपूर्ण पद खाली है तो उनके लिए भर्ती कर सकता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करता है तो आयोग उस राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य कर सकता है। 2 या अधिक राज्यों के राज्यपालों के संयुक्त निवेदन पर वह संयुक्त भर्ती जैसी परीक्षाएं भी आयोजित कर सकता है। और 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों के निवेदन पर संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। क्या दोस्तों? 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों के निवेदन पर संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है और ऐसे आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह समझने वाली बात है कि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों के निवेदन पर संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करती है तो ऐसे आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते बल्कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए आंसर दीजिए। 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों के निवेदन पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों के निवेदन पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का अधिकार संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास है। और दोस्तों, यह आयोग का गठन कर दिया जाए, बाद में अध्यक्ष कौन नियुक्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति, क्योंकि संयुक्त आयोग है। ओके। और संविधानेतर प्रावधान की बात करें तो केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कई कारक ऐसे हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है बल्कि विभिन्न निकायों या सम्मेलनों आदि के रूप में विद्यमान है। यह बात भी मैं आपको समझा रहा हूं आगे कि केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कई कारक ऐसे हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है बल्कि विभिन्न निकायों या सम्मेलनों आदि के रूप में विद्यमान है। उदाहरण के लिए, नीति आयोग केंद्र राज्य संबंधों को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि कौन केंद्र राज्य संबंधों को व्यापक रूप से प्रभावित करता है? तो नीति आयोग। और अन्य निकायों में राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद इत्यादि शामिल है। और कई ऐसे सम्मेलन भी होते हैं जो केंद्र तथा राज्यों के कार्य में समन्वय बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। क्या दोस्तों? ऐसे सम्मेलन भी होते हैं जो केंद्र तथा राज्यों के कार्य में समन्वय बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। तो यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्यपालों का सम्मेलन है, अध्यक्षता राष्ट्रपति करेंगे। ठीक उसी तरह मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री गृह मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। राज्यों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। और कैबिनेट सचिव प्रमुख सचिवों के सम्मेलन की तथा गृह सचिव पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि केंद्र तथा राज्यों के कार्यान्वयन में समन्वय बढ़ाना है। और दोस्तों, इसीलिए विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। तो यह सिंपल सी बात है कि राज्यपालों का सम्मेलन है तो अध्यक्षता राष्ट्रपति करेंगे, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन है तो अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, राज्य के गृह मंत्रियों का सम्मेलन है तो केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्षता करेंगे, और यहाँ प्रमुख सचिवों का सम्मेलन है तो कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करेंगे, और पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन की अध्यक्षता गृह सचिव करते हैं। चलिए आंसर दीजिए। राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ शब्द है राज्यपालों। तो राज्यपालों का सम्मेलन है तो राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। और आपातकाल में प्रशासनिक संबंध की बात करें तो आपात उद्घोषणा के दौरान केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों में व्यापक बदलाव आ जाता है।
जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। आगे की स्लाइड में आपको बताने वाला हूं, लेकिन एक बार फिर से देख लो कि आपातकाल में प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्य के बीच किस तरह हो जाते हैं। तो आपात उद्घोषणा के दौरान केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों में व्यापक बदलाव आ जाता है। और मैं आगे आपको बताऊं तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकारों को यह शक्ति हासिल हो जाती है कि वह किसी भी विषय पर राज्य सरकार को निर्देश दे सके। और यहाँ यह गौरतलब है कि सामान्य काल में केंद्र सरकार संविधान के कुछ ही अनुच्छेदों जैसा कि अनुच्छेद 256 या 257 के तहत राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, किंतु आपातकाल में यह शक्ति असीम हो जाती है। यह आई ना समझने वाली बात कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकारों को यह शक्ति हासिल हो जाती है कि वह किसी भी विषय पर राज्य सरकार को निर्देश दे सके। और यहाँ यह गौरतलब है कि सामान्य काल में केंद्र सरकार संविधान के कुछ ही अनुच्छेदों जैसा कि अनुच्छेद 256, 257 के तहत राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, लेकिन आपातकाल में यह शक्ति असीम हो जाती है। चलिए आंसर दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। तो दोस्तों यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। और अगर अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात की घोषणा की गई है तो उस राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है और राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती है। और राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में या तो स्वयं निर्देश देकर राज्य का प्रशासन चला सकता है या वह राज्यपाल अथवा किसी अन्य अधिकारी को राज्य के प्रशासनिक कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है। लेकिन सामान्यतः ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति राज्यपाल को यह जिम्मेवारी सौंपता है। एक बार फिर से देख लो दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 356 जिसके तहत दोस्तों किसी एक राज्य में इमरजेंसी की घोषणा की जाती है या अधिक भी राज्य में। ओके, तो अगर अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात की घोषणा की गई है तो उस राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है और राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती है। राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में या तो स्वयं निर्देश देकर राज्य का प्रशासन चला सकता है या वह राज्यपाल अथवा किसी अन्य अधिकारी को राज्य के प्रशासनिक कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है। सामान्यतः ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल को यह जिम्मेदारी सौंपता है। चलिए आंसर दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात की घोषणा की जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात की घोषणा की जाती है। अगर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को अपने सभी या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती करने का निर्देश दे सकता है, जिससे मानना राज्य सरकार के लिए आवश्यक होता है। और ऐसे ही निर्देश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्तों के संबंध में भी दिया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य सरकार को वित्तीय औचित्य से संबंधित अन्य निर्देश भी दे सकता है। दोस्तों वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे भारत देश में एक बार भी लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ अनुच्छेद 360 हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को अपने सभी या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती करने का निर्देश दे सकता है, जिसे मानना राज्य सरकार के लिए आवश्यक होता है। और ऐसा ही निर्देश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के संबंध में भी दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य सरकार को वित्तीय औचित्य से संबंधित अन्य निर्देश भी दे सकता है। चलिए आंसर दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो यहाँ दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच के प्रशासनिक संबंधों के बारे में मैंने बताया, आपकी समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं।
फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।